वेलकम बैक गाइस टू द एनसीईआरटी पोर्टल। ये जो है आपका चैप्टर ये 5 है, क्लास 11th फिजिक्स का। और इसमें हम समझने जा रहे हैं आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आपका टॉपिक है, चैप्टर है। और इसका मैंने आपको एक पार्ट इसका डाल चुका हूँ, जिसमें कि मैंने आपको पीछे के जो टॉपिक्स थे वो पूरे पढ़ा चुका हूँ। आपको यदि वो नहीं पता है, नहीं देखा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जाके देख लीजिए। अब यहाँ पे हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन करने जा रहे हैं। क्लास 9 से ही आप पढ़ते आ रहे हो भाई साहब, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है। पहले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है। तो देखो, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो इनर्शिया पे बेस्ड है। व्हाट इज़ द इनर्शिया? इनर्शिया जो होती है वो ये होती है कि कोई भी बॉडी जो है, यदि उसको अपन ने रेस्ट पे रख दिया तो वो चाहेगी कि हम रेस्ट पे ही रहें। और यदि वो कोई मोशन कर रही है और जिसमें कोई उसको हिंड्रेंस नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, तो वो चाहेगी कि मैं मोशन ही करती रहूं। तो ये जो चीज़ होती है उसे हम बोलते हैं क्या भाई साहब? इनर्शिया। और यही चीज़ आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी बोलता है। लेकिन जो 9th में आपने पढ़ा था वो ऊपर ऊपर था, है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन अब हम इसको डीपली पढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो गैलीलियोस जो सिंपल एक आइडिया उन्होंने दिया था, तो उसको ही इन्होंने अडाप्ट किया न्यूटन ने। अब समझिए, गैलीलियोस सिंपल बट रेवोल्यूशनरी जो आइडिया था आपका, आइडियाज़ जो कि डेथ्रोन्ड एस्ट्रोलियन जो है मैकेनिज्म को जन्म देते हैं, आपके मैकेनिक्स को जन्म दिया। तो जो एक न्यू मैकेनिज्म आपकी जो आई, मैकेनिक्स जो आई आपकी, हैड टू बी डेवलप हुई। और दिस जो टास्क था भाई साहब आपका, वो स्टेट ऑफ रेस्ट और अ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन बोथ जो है एम्प्लाई है जीरो एसेलरेशन। याद रखिएगा, कोई भी यूनिफॉर्म या लीनियर जो मोशन होता है उसमें जीरो एसेलरेशन आपका होता है। जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था, कैन देयर फोर भी सिंपली एक्सप्रेस्ड एज। तो हम जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है आपका, उसको सिंपली इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, समझ लो कि यदि जो है इफ़ द नेट जो एक्सटर्नल फोर्स एक बॉडी पर आपका जीरो है, याद रखिएगा किसी भी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो इट एसेलेशन भी जीरो होगा। सिंपल सी बात है यार। एसेलेशन कैन बी नॉन जीरो इफ़ देयर एनी जो है आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी। तो भाई साहब देखो, इतनी सिंपल सी चीज़ बोलता है ये कि यदि आपने किसी बॉडी पर नेट जो एक्सटर्नल फोर्स है वो लगाया हुआ है, वो कि जीरो है, तो उस बॉडी का एसेलेशन भी जीरो होगा, है ना। और साथ ही में यदि आपने उस बॉडी पर क्या कर दिया, एसेलेशन को उसमें से जीरो ना दे के आपने कुछ नेट एक्सटर्नल फोर्स दे दिया, तो उस बॉडी का एसेलेशन फिर जीरो नहीं रहेगा। सिंपली चीज़ बोलता है ना। मैं इसको ऐसे समझा देता हूँ आपको, जिन लोगों को समझ नहीं आया होगा। जैसे कि डब्बा रखा हुआ है आपका, कोई बॉल रखी हुई है, जब तक आप इसमें फोर्स नहीं दोगे, कुछ नहीं करोगे, एसेलेशन होगा ही नहीं इसमें। और यदि आपने इसमें क्या कर दिया, आके किक दी, तो ये क्या हो जाएगी, मूव करने लगेगी, मतलब कि इसमें एसेलेशन कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो ये इतनी सी चीज़ बोलता है। तो टू काइंड्स ऑफ सिचुएशन आप इनकाउंटर करते हो आपकी इस एप्लीकेशन को समझने के लिए, इस लॉ को प्रैक्टिस में, इस लाइफ में, रियल में। कैसे कि इन सम एग्जाम्पल्स वी नो दैट द नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज अ जीरो। In that case we can conclude that acceleration of an object is a zero। सिंपल सी चीज़ है यार। फॉर एग्जाम्पल, एक स्पेस से आउट इन द इंटरस्टेलर जो है स्पेस में जाती है, फार फ्रॉम ऑल अदर जो है ऑब्जेक्ट से, एंड विथ ऑल इट्स जो है रॉकेट से, रॉकेट्स जो है टर्न ऑफ, हैज़ नो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो इट्स एसेलेशन जो होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ जो हम बोलेंगे मस्ट भी जीरो हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। और इफ़ इट इज़ इन मोशन, यदि वो जो है मोशन में, इट मस्ट जो है कंटिन्यू टू मूव विथ एन जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो वहाँ पे मान के चलो, मैं ऐसे समझाता हूँ आपको। अब आपके पास जो यूनिवर्स आपने देखा है ये पूरा, है ना, मतलब ब्रह्मांड है ये, मान के चलिए। तो यहाँ पे मैं बात ये करता हूँ कि मेरी अर्थ से मैंने कोई रॉकेट को क्या किया है, लॉन्च कर दिया इस तरीके से, है ना। ये मेरा रॉकेट था, मैंने इसको लॉन्च कर दिया स्पेस में। तो ये स्पेस में जैसे ही जाके एकदम क्या हो गया, इधर मैंने इसको छोड़ दिया फ्री। वहाँ पे ये किसी भी जो है एक्सटर्नल फोर्स के जो है कांटेक्ट में है ही नहीं। तो फिर क्या होगा, जो मेरा ये रॉकेट है वो अपने जीरो एसेलेशन के संग आ जाएगा। मतलब कि वहाँ पे इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो रहेगी, लेकिन क्या होगा, ये अपना यूनिफॉर्म स्पीड से वहाँ पे चलता रहेगा। तो ये चीज़ इन्होंने बोली यहाँ पे। आगे देखिए, इसको भी हम पढ़ लेंगे। गैलीलियो गैलीली इसकी इनका नाम है, उनको पहले इसको देख लो। तो मोर ओफन हाउ एवर वी डू नॉट नो ऑल द फोर्स टू बिगिन विथ। लेकिन हम
ज़्यादा से ज़्यादा कहें तो हम जो है नहीं जानते भाई साहब कि किस फोर्स से वो बिगिन हुआ था। इन दैट केस इफ़ वी नो दैट एन ऑब्जेक्ट इज एन एक्सेलरेटेड, जैसे कि हम बोले कि इट इज़ आइदर एट अ रेस्ट और एन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, तो वी कैन इन्फर फ्रॉम द फर्स्ट लो से कि दैट द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट मस्ट बी जीरो है। तो ग्रेविटी जो होती है एवरीवेयर से आपकी, ये तो आप सब जानते हो। फॉर अ टेरेस्ट्रियल फेनोमेना के लिए इन अ पर्टिकुलर एवरी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ, तो ऑल्सो ऑब्जेक्ट इन द मोशन जनरली एक्सपीरियंस अ फ्रिक्शन विस्कस ड्रैग, ये सब भी फोर्स को करते हैं। तो इफ देन ऑन द अर्थ एन ऑब्जेक्ट इज एट अ रेस्ट और इन अ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, it is not because there are no force acting on it but because the viscous external force cancel out। देखो यही चीज़ मैंने आपसे जब लास्ट लेक्चर में बता रहा था तो मैंने पूछी भी थी कि एक बुक रखी रहती है, और बुक रखी है, कोई बॉल रखी है, ऐसे करके मैं बुक बना देता हूँ। ये बुक रखी है आपकी, देखिए इधर मैंने यहाँ टेबल पे रखी हुई है। तो जब ये मेरी बुक टेबल पे है तो यहाँ पे इसको कंटिन्यूअस जो है क्या कर रहा है आपका कौन, ग्रेविटी इस पे बर कर रहा है, इसको खींच रहा है नीचे की ओर। लेकिन फिर भी इसको हम ये बोलते हैं कि इसका एसेलेशन भाई साहब जीरो है। तो आप तो बोल रहे हो कि भाई साहब जब नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है जीरो होगा आपका, तो ये जो है आपकी बुक, ये जो चीज़ होगी वो एसेलेशन इसका जीरो होगा। बट यहाँ तो इसका जो है ग्रेविटी इस पर फोर्स लगा रही है, तो उस समय इसका जीरो क्यों नहीं है फिर एसेलेशन? तो उसका कारण ये है कि यहाँ जो इसके जिस चीज़ के कांटेक्ट में है, तो वहाँ पे इसका क्या हो रहा है, वहाँ पे कोई ना कोई इसको अपोज कर रहा होगा। उसको आप जो है इसका थर्ड लॉ ऑफ जो मोशन का इनको आएगा, इसका न्यूटन का आएगा, वहाँ पे आप पता करोगे कि हर एक एक्शन का अपोजिट जो है रिएक्शन होता है। तो जहाँ पे ये ग्रेविटी इसको अपनी ओर खींच रही है, तो वही जो है इसको ऊपर की ओर जो है इसको कौन पुश कर रहा है, तो ये जो टेबल है इसको ऊपर की ओर पुश कर रहा है, जिसके कारण कि ये दोनों ही फोर्स क्या हो रहे हैं, आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। और इससे हम ये बोल रहे हैं कि जो हमारी बुक रखी है वो कैसी है, आपकी रेस्ट पर है, या फिर बोल सकते हैं इसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो जीरो है। यही बात इन्होंने लिखी है कि वहाँ पे ये देखिए इन्होंने बोला किसी चीज़ को आप जब खींचते हो तो वहाँ पे विस्कस फोर्स वर्क कर रहा होता है, फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा होता है, या कोई चीज़ रखी है तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल वर्क कर रहा होता है। बट इन सभी में आप देखोगे तो एक्सटर्नल फोर्स आपका एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं और जीरो नेट एक्सटर्नल फोर्स बनाते हैं। तो कंसीडर करो एक बुक एट रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। भाई एग्जांपल ले लिया इन्होंने जो मैं आपसे बोल रहा था कि बुक आपकी रेस्ट पर है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, फिगर 5.2 का ए आप देखिए, देख लिया वो हमने। तो इट इज़ सब्जेक्ट टू टू एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे लग रहे हैं। एक तो है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको कि वेट हम नाम दे देंगे आपका डब्ल्यू से, और एक्टिंग डाउनवर्ड एंड अपवर्ड फोर्स लग रहा है ऑन अ बुक बाय द टेबल के द्वारा। यही चीज़ मैंने जो आपको अभी बताई है भाई। और उसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, जिसको कि आर से रिप्रेजेंट करा जाता है, याद रखिएगा। नॉर्मल फोर्स आपके लिए एक नया फोर्स आया है, ये याद रखिएगा। नॉर्मल फोर्स एक नाम है जो कि हम फोर्स को देते हैं जब ग्रेविटी नीचे की ओर खींचे और कोई अपवर्ड फोर्स लगे, तो उसे बोलते हैं नॉर्मल, जो कि आर से रिप्रेजेंट होता है। आर इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ काइंड ऑफ सिचुएशन मेंशन अबव, जो हुई थी उसी की तरह है। तो जब फोर्स आर नॉट अ क्वाइट नोन फुली बट द स्टेट ऑफ मोशन इज नोन है हमारे पास, तो बी ऑब्जर्व द बुक टू बी एट रेस्ट हम देख रहे हैं। तो देयर फोर वी कैन इंक्लूड द फर्स्ट लॉ जो है कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर इक्वल टू दी डब्लू, मतलब कि डब्लू जो होगा वो आर के बराबर होगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये दोनों फोर्स आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, और दियर फोर जो बुक है आपकी वो रेस्ट पर है। तो दिस इज जो है इनकरेक्ट रीजनिंग, क्या बोल रहा है कि दिस इज इनकरेक्ट रीजनिंग की द करेक्ट रीजनिंग, द करेक्ट जो आपकी स्टेटमेंट ये है कि सिंस बुक इज ऑब्जर्व टू बी एट रेस्ट द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट मस्ट बी जीरो। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ क्या बोला इन्होंने, उसको समझो। इन्होंने कहा कि यहाँ पे बोला कि फोर्सेस जो हैं कैंसिल कर रहे हैं एंड देयर फोर जो बुक है वो रेस्ट पर है। तो इस ये जो है आप इनकरेक्ट भी बोल रहे हो, इनकरेक्ट रीजनिंग। अब ये जो है सर घुमा देती है बच्चों का, किस लिए समझिए इस चीज़ को। दो केस होते हैं, दो सिनेरियो होते हैं। एक तो आप फोर्सेस को देख के आप ये जजमेंट कह रहे हो कि कोई चीज़ रेस्ट पर है, और किसी चीज़ को रेस्ट पर देख के आप कह रहे हो कि वो जो है उसमें फोर्स जीरो है। तो ऑलवेज आपको इस तरह से बोलना है कि चूंकि वो बॉल या जो भी बुक है वो आपकी रेस्ट पर है, तो हम कहेंगे कि वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स जो हैं वो जीरो हैं। लेकिन यदि वहाँ पे हमारे पास दो फोर्स आपको दिख रहे हैं, एक ग्रेविटी, एक आपको दिख रहा है आपका कौन नॉर्मल, ये जो है आपको फोर्स दिख रहे हैं, और वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इसकी वजह से ये जो आपकी बुक है वो रेस्ट पर है, तो ये आपको नहीं कहना है। समझो इस चीज़ को, फील करो।
क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये जो दो चीज़ सिचुएशन आपने ले ली और आप इसके बेस पे ये बोल रहे हो रेस्ट में, तो ये गलत तरीका है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो आपकी मोशन में हो, और मोशन में हो और साथ ही में क्या हो भाई, आपकी वो जो है क्या हो रही होगी, ये दोनों फोर्स आपके एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हो। समझ पाए मेरी बात को? तो यही चीज़ मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप इसके बेस पे आप ये मत कहिएगा कि वो रेस्ट पे है, आप रेस्ट को देख के ये कहिएगा कि उसका जो दोनों के जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। जिसको ये बात समझ आ गई होगी अपनी पीठ थपथपा लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी ये, कईयों को समझ नहीं आती है। यही चीज़ मैं आपको दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूँ जब से कि भाई साहब कोई चीज़ को हम देखते हैं तो उसके फोर्स पे हम नहीं बोलते हैं कि वो आपकी रेस्ट पे है या नहीं है, वो रेस्ट पे है, और इसकी वजह से हम बोलते हैं उसकी जो दोनों फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। क्लियर हो गई होगी? तो दिस इम्प्लाइज दैट, ये चीज़ हमें ये कहने की कोशिश करती है कि नॉर्मल फोर्स जो आर है मस्ट इक्वल टू द अपोजिट टू द डब्ल्यू से होगा, है ना। रेस्ट को देख के हम ये चीज़ बोल रहे हैं। अब एक चीज़ और समझिए ज़रा, कंसीडर करिए एक मोशन है कार का जो कि स्टार्ट होता है एक रेस्ट से आपकी, मतलब कार रेस्ट पे है और वो अपना मोशन करते हुए कहीं स्पीड पाड़ती है और वो अपनी पिकिंग स्पीड जो कर लेती है और देन मूविंग ऑन अ स्मूथ स्ट्रेट रोड पे चलती है। बेटा यूनिफॉर्म जो है स्पीड फिगर 5.2 का बी देख लीजिए, इस तरीके से जा रही है धूम धूम, है ना। काश ऐसी कार मेरे पास भी हो यार। तो इस तरीके से वो जा रही है। तो जब कार जो है स्टेशनरी थी तो देयर इज़ नो नेट एक्सटर्नल फोर्स था उस पर। सीधी सी बात है, हमने किसको देख के ये बात कही कि भाई साहब वो स्टेशनरी थी। स्टेशनरी है मतलब कि कोई फोर्स ही नहीं है वहाँ। इस चीज़ को अपने दिमाग में भर लो। एक चीज़ सुनो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी मेंस, नीट या कोई भी एग्ज़ाम जो आप देते हो और उसमें जब क्वेश्चन आते हो और जो आप फंस जाते हो, उसका कारण यही होता है कि आप कंसेप्ट को सही तरीके से नहीं समझते हो। कंसेप्ट यहाँ पे जैसे कि छोटा सा था और अपने आप में बहुत बड़ा था। आपको हमने कहा कि भाई साहब आपको कोई चीज़ स्टेशनरी है, कोई चीज़ रेस्ट पे है, तो उसको देख के आप ये दोनों चीज़ों को इन्फर करोगे कि उस पर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो है। बच्चे क्या करते हैं जब वो सवाल कर रहे होते हैं और उनको ये कह दिया जाता है कि भाई साहब उस पर नो नेट एक्सटर्नल फोर्स है, और वो ऐसा जिम कर लेते हैं भाई साहब किसी पे फोर्स नहीं लग रहा, मतलब कि वो जो है क्या है, वो मोशन में ही नहीं है, मतलब कि रेस्ट में। और ये चीज़ गलत होती है, ये कभी मत सोचिएगा आप, है ना। पकड़ो यार बातों को। तो यहाँ पे जैसे कि बोला इन्होंने कार स्टेशनरी है तो नो नेट एक्सटर्नल फोर्सेस पे वर्क कर रहा है, तो ड्यूरिंग पिकअप इट एक्सेलरेट कर रही है आपकी, तो दिस मस्ट हैपन टू टू अ नेट एक्सटर्नल फोर्स ही। तो नोट इट हैज़ टू बी एक्सटर्नल फोर्स। अब जो है आप यहाँ पे देखोगे तो उसके पास एक्सटर्नल फोर्स है। द एक्सेलरेशन ऑफ द कार कैन नॉट बी काउंटेड फॉर बाई एनी इंटरनल फोर्स। तो एक्सेलरेशन जो है आपका बोल रहा है, एक्सेलरेशन जो है कार का, उसको आप उसको काउंट मत करिएगा इंटरनल फोर्स की तरह से। और दिस माइट साउंड सरप्राइजिंग। अब ये आप सोचोगे यार कि किसी भी वो उसका जो कार का उसका एक्सेलरेशन है उसको हम इंटरनल फोर्स क्यों ना माने भाई, एक्सटर्नल फोर्स क्यों मानेंगे? तो ये तो बड़ी वो चीज़ है भाई साहब। लेकिन ये जो है ट्रू है। क्यों ट्रू है? देखो, द ओनली कंसीएबल जो आपके पास एक्सटर्नल फोर्स अलोंग द रोड इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। जो आपके पास कंसीबल का मीन यहाँ पे है कि वो चीज़ को आपको बिलीव करके चलना है, इमेजिन करके चलना है कि वहाँ पे वो हो रहा है, बिलीव करिए उस पर कि जो हम बिलीव कर पा रहे हैं। आपका वहाँ दिख रहा होगा कि एक्सटर्नल फोर्स जो होगा अलॉन्ग रोड के, वो आप बोलोगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, और इट इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स दैट एक्सेलरेट कर रहा है कार को एज अ होल। और यू विल लर्न अबाउट अ फ्रिक्शन, जो कि आप सेक्शन जब 5.9 पढ़ोगे उसमें समझोगे। ये क्या चीज़ बोल दी भाई साहब की जो फिक्सन है वो जो उस कार को एक्सलेट कर रहा है, ये क्या हो गया भाई साहब? हम तो ये जानते हैं कि कोई भी यदि बॉडी है और वो अपना मोशन कर रही है तो फिक्सन तो उसको रोकता है, लेकिन ये तो बोल रहे हैं कि उसको एक्सेलरेट कर रहा है। ये क्या बात हो गई? समझो, उसको आगे समझोगे। तो जब कार आपकी मूव करती है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से, याद रखिएगा कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से एक कार जब मूव करती है तो देयर नो नेट एक्सटर्नल फोर्स पे वर्क कर रहा होता है। देखो फिर से वही चीज़ आ गई, रेस्ट पे था तब भी नो नेट एक्सटर्नल फोर्स था, मोशन में है तब भी नो नेट एक्सटर्नल फोर्स है। ये चीज़ ही आपको पकड़ के रखनी है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है जब कार आपकी मूव कर रही है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से तो कोई भी नो नेट एक्सटर्नल फोर्स पे वर्क नहीं कर रहा है। और द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया कंटेंट इन द फर्स्ट लॉ इज एविडेंट है ना मैनी सिचुएशन में। और सपोज वी आर स्टैंडिंग इन अ स्टेशनरी बस, और जो ड्राइवर है आपका वो स्टार्ट कर देता है बस को सडनली, वी गेट थ्रोन बैकवर्ड विथ अ जर्क। तो ये चीज़ यहाँ से शुरू कर दी इन्होंने। तो मैं पहले तो आपको चलो यही क्लियर करता हूँ, क्या चीज़ कि भाई साहब एक फिक्सन फोर्स जो है वो चीज़ उसको एक्सेलरेट कैसे कर रहा है, उसको फील करना पड़ेगा हमें। समझो चीज़ को,
मैं आपसे कहूँ कि एक आपका क्या है, स्लिप रोड पड़ा हुआ है, एक जो है स्लिप रोड पड़ा है, एकदम तेल मिल डला, एकदम कुछ भी ऐसी चीज़ है, फिक्सन आप लगा ही नहीं सकते हो। मतलब कि जैसे मैं बोल के चलूँ, आपका टायर है जैसे कि उस गाड़ी का, तो इसमें जो है फिक्सन हो ही ना, है ना, फिक्सन हो ही ना। तो 1 इंच भी आप चल के बता दो, मोशन करके बता दो, कर ही नहीं सकते हैं आप। तो फिक्सन ही तो भाई उसको एसेलेरेट कर रहा है, इस बात को समझिए। मैं चल रहा हूँ ग्राउंड पे और मैं उस ग्राउंड को पुश ना करूँ, उस ग्राउंड में कोई फिक्सन ही ना हो, तो मैं चल ही नहीं पाऊँगा। क्योंकि जब तक फिक्सन होगा ही नहीं, मैं चलूँगा कैसे। आप एक रॉकेट देखते हो, रॉकेट जब एयर में चल रहा होता है, रॉकेट जो है एयर में इस तरह से चल रहा होता है, और आप कहते हो कि भाई इसमें फिर कहाँ का ग्राउंड है, इसमें कहाँ का फिक्सन है। फिक्सन है, किस तरह से है, क्योंकि यहाँ पे वो एयर को पुश करते हुए जा रहा है, इसका जो पिछला भाग है वो एयर को पुश कर रहा है, और पुश करके इसको अपोजिट रिकॉइल मिल रहा है। वो मैं आपको जब थर्ड लॉ पढ़ाएंगे हम उसमें समझेंगे। तो यही चीज़ तो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमेशा ही फिक्सन ही किसी भी चीज़ को एसेलेरेट करता है। तो वही चीज़ इन्होंने लिखी है कि इट इज़ द फिक्शनल फोर्स दैट एसेलेरेट द कार, ऐसा होल कर रहा है। याद रखिएगा ये बात आप हमारी, है ना। और चूंकि वहाँ पे कोई भी नॉन एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है तभी कार मूव कर पा रही है। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब ये है कि जैसे मैं आपसे कहूँ, है ना, ये मैं फिर से एग्जांपल ले लेता हूँ। कार का इसने इंजन से रन किया, कार के इंजन रन किया, इधर से इसमें जो है चक्के इसके घूमने लगे, जो व्हील थे, और व्हील ने जो है फिक्सन लगाया इधर पे रोड पे, और ये आगे की ओर बढ़ गया। तो इसने किया है, सिंपली जो इसका फिक्सन था उसको इसने क्या किया, अपोज किया और अपनी कार को आगे बढ़ाया, और ये फिक्सन ने ही इसकी क्या की, मदद की आगे जाने में। तो फिक्सन ही क्या करता है, बॉडी को आगे जाने में मदद करता है, एक्सेलरेट करने में मदद करता है। इस बात को याद रखिएगा। अब एक अदर सिचुएशन आ रही है जो कि आपने क्लास 9 में बड़ा जम के पढ़ा होगा, कि एक प्रॉपर्टी इनर्शिया की, जिसमें कि फर्स्ट लॉ में आपने देखा होगा। तो हम उसकी कई सिचुएशन देखते हैं, तो उसी में से एक सिचुएशन देख रहे हैं जिसमें कि हम देखेंगे कि जब हम बस में रहते हैं खड़े हुए, तो हमें क्या होता है, झटका सा लगता है। आपने देखा होगा कैसे झटका लगता है, या तो वो जो है बस वाला भाई ब्रेक मार देता है तब, या फिर वो जब रेस्ट पे रहती है हमारी बस और एकदम से उसका मोशन कर देता है जब लगता है। तो दो सिचुएशन हमारे पास आती है। तो बोल रहा है कि जो ड्राइवर स्टार्ट द बस सडनली करता है तो हमें एक झटका लगता है, एक शेक हमको लगता है, और वी गेट अ थ्रोन बैकवर्ड होते हैं एक जर्क के संग, है ना, एक झटके के संग। ऐसा क्यों भाई साहब, है ना, कि जब उसने एक हमारी बस में इधर में बैठे हुए हैं, मैं आपको अच्छे से सिचुएशन बताता हूँ। ये देखिए, ये बस है हमारी और ये मैं जो हूँ खड़ा हूँ, है ना। तो जब ये इसने इधर आगे की ओर उसको बढ़ाया और मैं तो बैठा था, मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, तो इधर की ओर मुझे पीछे की ओर क्या लग रहा है, एक जर्क लग रहा है। तो ये चीज़ क्या हुई भाई, ये कैसे हो गया। और तो ये इस कारण हो रहा है क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो क्या है, एकदम रेस्ट पे है, कोई भी उस पर नॉट एक्सटर्नल वर्क नहीं कर रहा फोर्स वगैरह। लेकिन जब आपकी जो पूरी की पूरी सरफेस ही क्या करने लगती है, मोशन करने लगती है, तो अब आपकी बॉडी जो है क्या है, उस पोजीशन में आने के लिए, किस में, उसके संग तालमेल करने के लिए ये क्या करती है, इसको जो है उसके संग आने के लिए अपना एक जर्क देती है, जिससे कि क्या हो जाएगी, वो इसका इनर्शिया जो रहेगा, जो रेस्ट पे अभी था, वो क्या हो जाएगा, उससे इधर की ओर जो लग रहा था, इस पर फोर्स जो था सेंटर ऑफ मास की वजह से कहाँ नीचे की ओर लग रहा था, तो वो क्या होगा, उसको नीचे की ओर ही लग रहा महसूस होगा। बट ये तो क्या हो, मोशन में आ चुकी है, तो इसकी वजह से क्या है, इसका जो इनर्शिया उसको नीचे की ओर ही इसको रखे है। लेकिन जैसे ही आगे की ओर आएगी तो वो इनर्शिया से हट के क्या होगा, इसके मोशन के संग आ जाएगा, इसके फोर्स के संग आ जाएगा, इसलिए आपको झटका महसूस होता है। ये तो आपको पता होगा। देखो, तो अबर फीट जो होते हैं वो टच होते हैं किससे, फ्लोर से, है ना, जो होता है उसका बस का। तो इफ़ दियर वर नो, ये आ गया अब एक दूसरा क्वेश्चन, बोल रहा है जब हमारे फीट जो होते हैं फ्लोर में होते हैं और इफ़ दियर वर नो फिक्सन होता है तो बी वुड रिमेन वेयर वी बर, वाइल द फ्लोर ऑफ द बस जो है वुड सिंपली स्लिप जो है फॉरवर्ड अंडर अवर फीट एंड द जो है बैक ऑफ द बस जो है वुड हिट अस। तो क्या होता है, जब हमारा फीट बस में रहता है तो हमारे फीट ही बस के संग रहते हैं, बट ऊपर का जो पोर्शन है हमारी बॉडी का, ये ऊपर का जो पोर्शन है हमारी बॉडी का, वो क्या होता है, उधर इनर्शिया में रहता है। तो नीचे के फीट हमारे बस के संग जाने लगते हैं, लेकिन जो ऊपर का हिस्सा है हमारी बॉडी का वो इसके संग जाने लगता है इनर्शिया में। तो इसकी वजह से हमें ये होता है। तो आगे इन्होंने लिखा है कि सिंपली स्लिप फॉरवर्ड अंडर आवर फीट एंड द बैक ऑफ जो होगी हमारी वो बस वुड हिट अस। तो हाउ एवर फॉर्चुनेटली देयर इज अ सम फिक्सन जो है बिटवीन द फीट एंड द फ्लोर। तो इफ़ द स्टार्ट इज नॉट टू सडन
इफ़ द एक्सेलरेशन इज़ अ मॉडरेट होता तो फ्रिक्शनल फोर्स वुड बी इनफ टू एक्सेलरेट अवर फीट। जो फ्रिक्शन फोर्स है, याद फिर से आ गया, देखो फ्रिक्शन फोर्स जो रहता है हमारा, फ्रिक्शन फोर्स से हमें क्या कर देगा, इतना इनफ है जो कि हमारे एक्सेलरेट कर देगा हमारे पाँव को, जब हम मॉडरेट में होते हैं कि हमारे बस के संग और हमें कोई भी झटका नहीं लगता। तो जो बट अवर बॉडी इज़ नॉट स्ट्रेटली रिजिड बॉडी नहीं है, इट इज़ डिफॉर्मेबल है, मतलब कि आप देखते हो कि अंदर से हम पूरे लचीले हैं एकदम से। तो इट इज़ अलाउ सम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स, और व्हाट इज दिस मीन्स इज दैट कि व्हाइल अवर फीट गो विद द बस, जो रेस्ट ऑफ बॉडी रिमेन वेयर इट इज़ ड्यू टू इनर्शिया की वजह से रहता है, जो कि मैंने सिंपली केस में आपको बता दिया है। तो रिलेटिव टू बस देयरफॉर वी आर थ्रोन बैकवर्ड एज सून एज दैट हैपेंस, हाउएवर द मस्कुलर जो फोर्सेस हमारे होते हैं ऑन द रेस्ट ऑफ द बॉडी बाय द फीट कम टू प्ले, और हमें वो जो है किसके बस के ही साथ लाने में मदद कर देते हैं। तो हम जो है जैसे ही पीछे हुए, इस तरीके से हम खट से जो है आगे की ओर आ जाते हैं। सिमिलर थिंग हैपन होती है, द बस सडन स्टॉप हो जाती है। अब क्यों, हम तो भाई साहब बस के ही साथ मोशन में थे, बट क्या होता है जब बस रुक जाती है तो हमारी नीचे की जो पार्ट है वो एकदम से रुक जाता है, बट ऊपर का पार्ट हमारा मोशन में ही है। तो इसकी वजह से जब वो रुकती है तो हमारा वही केस होता है सिमिलर इसके संग, वो मैं पढ़ के बता देता हूँ। तो अबर जो है फीट स्टॉप ड्यू टू द फ्रिक्शन की वजह से, और विच डज नॉट अलाउ अ रिलेटिव मोशन बिटवीन फीट एंड द फ्लोर ऑफ द बस, बट द रेस्ट ऑफ द बॉडी कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड, किसकी वजह से, इनर्शिया। तो बी आर थ्रोन जो है फॉरवर्ड एंड रिस्टोरिंग जो है मस्कुलर फोर्स अगेन कम टू इन प्ले एंड ब्रिंग द बॉडी जो है रेस्ट पे ला देता है। तो सिंपल सी केस है यार ये, जो आप सभी जानते भी होंगे, है ना। अब एग्जाम्पल एक कर लेते हैं जिससे कि हमको जो है ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएगी। एग्जाम्पल 5.1 आया है आपका, बोल रहा है कि एन एस्ट्रोनॉट जो होते हैं वो एक्सीडेंटली गेट अ सेपरेटेड आउट ऑफ ए जो है स्मॉल स्पेसशिप एक्सेलरेटिंग इन अ इंटरस्टेलर जो है स्पेस एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 100 मीटर प्रति सेकंड के संग चलती जा रही है। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन होगा उस एस्ट्रोनॉट का द इंस्टेंट आफ्टर ही इज आउटसाइड द स्पेसशिप, अज्यूम दैट देयर आर नो नियर बाय स्टार टू एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा केस है, समझो। एक हमारा क्या था, एक स्पेसशिप वगैरह थी इस तरीके से, और उस स्पेसशिप में कौन था, हमारा एस्ट्रोनॉट था। अब ये जो थी वो 100 की स्पीड से 100 मीटर पर सेकेंड, इससे किससे, एक्सेलरेशन से। ये देखिए यूनिट को देख के आप समझ जाइएगा। तो इस यूनिट से मतलब कि इतने 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से वो जो था चल रहा था, है ना, एक कॉन्स्टेंट रेट से। तो जब ऐसा था, और क्या हुआ कि जो वो हमारी एक बॉडी थी आपकी, कौन, एस्ट्रोनॉट था, वो इससे एकदम बाहर आ जाता है गलती से, जो भी होता है उसके संग एक्सीडेंटली। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन होगा उस एस्ट्रोनॉट का जब वो उससे आउटसाइड आएगा। सोचिए ज़रा इस चीज़ को। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो सिंस आपका कोई भी नियर बाय स्टार्ट नहीं है वहाँ पे जो कि उसको एक्सटर्नल फोर्स दे सकें, तो जो स्मॉल स्पेसशिप एक्सर्ट करेगी एक नेग्जिबल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन हिम पे, तो आप उसको नेग्जिबल ही मानिएगा। तो नेट फोर्स आप देखोगे उस पे एस्ट्रोनॉट पे, वंस ही इज़ आउट ऑफ द स्पेसशिप ही इज़ जीरो है, उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा जब वो बाहर की ओर निकलेगा। तो बाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन द एक्सेलरेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉट जो होगा वो जीरो होगा भाई साहब, है ना। तो जब वो उससे बाहर की ओर आएगा तो वो ऐसा नहीं होगा कि एकदम से कहीं भी और फेंकाएगा या कुछ हो जाएगा, जैसा कि आपका रियल सिचुएशन में कब होता है, जब आप जो है किसी बस में हों और बस से आपको नीचे की ओर फेंक दिया जाए। तो उस केस में क्या होगा कि आपकी बॉडी जो है बस की तरह इधर चली जाएगी और आप जो है कहीं और ही फेंका जाओगे। बट ऐसा केस उस स्पेसशिप के संग नहीं होगा। क्योंकि इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ना तो जो है कोई अदर स्टार उस पर ग्रेविटेशन फोर्स कर रहे हैं, और ना जो है पूरे स्पेस में हमें कहीं भी ग्रेविटेशन है। तो वहाँ पे जो नेट उस पर एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो है, उसकी वजह से एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। अब एक्सेलरेशन जीरो है तो हम ये तो कह नहीं सकते कि उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। हो सकता है कि वो जो 100 मीटर पर सेकंड का जो एक्सेलरेशन के था उसका, तो उसी वेलोसिटी से वो जो है आगे की ओर बढ़ता रहे। तो ये केस हो सकता है, बट एक्सेलरेशन उसमें नहीं आएगा, जीरो रहेगा। तो आज हमने समझा है कौन सा लॉ, आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगले लेक्चर में हम समझेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब लॉस हैं, तो हम अगले लेक्चर में इसको समझेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।